वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज राजमाता विजय राजे सिंधिया की पैदाइश सदी तकरीब के मौके पर उनके एजाज़ में 100 रुपये का यादगारी सिक्का करेंगे जारी। वज़ीर आज़म ने ट्वीट करते हुए कहा, उनकी अजीम शख्सियत को खिराज तहसीन पेश करने का एक और यादगार मौका है ये। भारत और चीन के दरमियान आज LAC पर कशीदगी कम करने के लिए 7वीं दौर की कोर कमांडर लेवल की होगी बातचीत। साबिक लद्दाख के चुशुल सरहद पर होने वाली इस मीटिंग में दोनों मुल्कों की अफवाज LAC पर डिसएंगेजमेंट से मुतालिक बातचीत में होगी पेशरफ। लीबिया में मुग़विया 7 भारतीय हुए रिहा। आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले इन लोगों को लीबिया में 14 सितंबर को किया गया था अगवा। मुग़विया को रिहा करवाने में ट्यूनिस में मुक़ीम भारतीय मिशन ने अदा किया अहम रोल। GST कौंसिल की आज होगी 43वीं मीटिंग। इजलास में मुआवजे को लेकर आम इत्तफाक राय बनाए रखने के लिए एक वजारती सतह तश्कील देने पर भी होगा गौर। बीजेपी इख्तिदार वाली रियासतों के तजावीज़ पर भी हो सकता है गौर व खौज। हाथरस में एक लड़की की मुबैना अस्मत दरी और कत्ल के मामले में CBI ने किया मामला दर्ज। तहकीकात के लिए टीम तश्कील। DGP, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, हाथरस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में होंगे पेश। बिहार के गया में बीजेपी सदर JP नड्डा ने NDA की पहली इंतखाबी रैली से किया खिताब। RJD कांग्रेस पर मजहब की सियासत करने पर की शदीद तनकीद। कहा, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने बदली बिहार की तस्वीर। बीजेपी ने दूसरे मरहले के उम्मीदवारों की फहरिस्त की जारी। और स्पेन के राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन टेनिस का 13वां खिताब जीतने के साथ रॉजर फेडरर के रिकॉर्ड 20वें ग्रैंड स्लैम खिताब की बराबरी की। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को 6-0, 6-2 और 2-7 से दी शिकस्त। नाजरीन आदाब, उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मसरूर फैजी। आइए खबरों पर तफसील से अब नजर डालते हैं। जनसंघ लीडर और बीजेपी के बानी अराकीन में से एक राजमाता विजय राजे सिंधिया का आज यौम पैदाइश है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस मौके पर उनके एजाज़ में 100 रुपये का यादगारी सिक्का जारी करेंगे। वर्चुअल तवस्सुत पर मुनक़िद इस प्रोग्राम में राजमाता सिंधिया के ख़ानदानी अराकीन के साथ साथ मुल्क के दिगर इलाक़ों से कई सरकर्दा शख्सियात शिरकत करेंगी। राजमाता विजय राजे सिंधिया के 7 साला यौम पैदाइश जश्न के सिलसिले में इस खुसूसी यादगारी सिक्के की तजवीज़ वज़ारत ख़ज़ाना की तरफ से रखी गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए बताया कि 12 अक्टूबर को राजमाता विजय राजे सिंधिया का यौम पैदाइश है। इस खुसूसी मौके पर 100 रुपये का यादगारी सिक्का सुबह 11 बजे जारी किया जाएगा। ये उनके 7 साला यौम पैदाइश पर जश्न का एक हिस्सा है और उनकी अजीम शख्सियत को खिराज अकीदत पेश करने का अहम मौका भी है। ग्वालियर राजघराने से ताल्लुक़ रखने वाली सिंधिया बीजेपी के बड़े चेहरों में से एक थीं। उनकी पैदाइश आज ही के दिन 12 अक्टूबर 1919 को हुई थी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तौर पर लोगों को ज़मीन के मालिकाना हक़ के कागजात देकर स्वामित्व योजना की शुरुआत की। इस मंसूबे से मुल्क की 6 रियासतों के 763 गाँव के तकरीबन 1 लाख अफराद को फ़ायदा हुआ। इस मंसूबे के तहत आइंदा 4 बरसों में इस मंसूबे के तहत 6.2 लाख गाँव का अहाता किया जाएगा। सही आराजी रिकॉर्ड के जरिए जायदाद से मुतालिक तनाज़ात को कम किया जा सकेगा और इस मंसूबे के तहत मुल्क भर में तकरीबन 300 बाकायदा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टेशन का भी क़याम अमल में आएगा। इससे बेहतर सहूलतों के साथ ग्राम पंचायत तरक्याती मंसूबों का तयन किया जा सकेगा। जायदाद के मालिक अपने मोबाइल फ़ोन पर SMS के ज़रिए हासिल होने वाले लिंक से जायदाद का कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे और हुकूमत के इस अहम मंसूबे से बड़ी तादाद में देही बाशिंदे आत्मनिर्भर बन सकेंगे।
वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में कहा कि इस मंसूबे के ज़रिए से मुल्क ने आत्मनिर्भर भारत की समत मज़ीद एक कदम बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि यह मंसूबा गाँव में रहने वाले अफराद को आत्मनिर्भर बनाने में इंतहाई मददगार साबित होगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान में आज देश ने एक और बड़ा कदम उठा लिया है। स्वामित्व योजना गांव में रहने वाले हमारे भाइयों बहनों को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत मदद करने वाली है। आज हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के हजारों परिवारों को उनके घरों के कानूनी कागज सौंपे गए हैं और अगले 3-4 साल में देश के हर गांव में हर घर को इस तरह के प्रॉपर्टी कार्ड देने का प्रयास किया जाएगा। और वज़ीर आज़म ने कहा कि यह मंसूबा देही तब्दीली की समत में एक तारीखी कोशिश है। उन्होंने कहा कि जायदाद कार्ड मुस्तफीदीन को उनकी जायदाद पर कानूनी हक देता है। अधिकार एक प्रकार से कानूनी दस्तावेज है। आपका घर आप ही का ही है। आपके घर में आप ही रहेंगे। आपके घर का क्या उपयोग करना इसका निर्णय अब आप ही करेंगे। न सरकार उसको कुछ दखल कर सकती है, न अड़ोस पड़ोस के लोग कर सकते हैं। ये योजना हमारे देश के गांवों में ऐतिहासिक परिवर्तन लाने वाली है। वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता हुकूमतों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि लोगों को बुनियादी सहूलतों से महरूम रखा गया। उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त ने 2 करोड़ से ज़्यादा अफराद को पुख्ता मकान फराहम कराया है और आइंदा भी लोगों को बुनियादी सहूलत फराहम कराने के लिए पाबंद अहद है। 6 दशक तक गांव के करोड़ों लोग बैंक खातों से वंचित थे। ये खाते अब जाकर के खुले हैं। 6 दशक तक गांव के करोड़ों लोगों के घर में बिजली का कनेक्शन नहीं था। आज हर घर तक बिजली पहुंच चुकी है। 6 दशक तक गांव के करोड़ों परिवार शौचालय से वंचित थे। आज घर घर में शौचालय भी बन गए हैं। साथियों, दशकों तक गांव का गरीब गैस कनेक्शन के लिए सोच भी नहीं सकता था। आज गरीब के घर भी गैस कनेक्शन पहुंच गया है। दशकों तक गांव के करोड़ों परिवारों के पास अपना घर नहीं था। आज गांव के करीब करीब 2 करोड़ गरीब परिवारों को पक्के घर मिल चुके हैं और आने वाले बहुत ही कम समय में जो बचे हुए हैं उनको भी पक्के घर मिले, इसके लिए मैं जी जान से लगा हुआ हूं। और विजय राजे सिंधिया के यौम पैदाइश के पर वज़ीर दाखिला अमित शाह ने उन्हें खिराज अकीदत पेश किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि राजमाता सिंधिया जी के यौम पैदाइश पर उन्हें खिराज अकीदत पेश करता हूँ। राजमाता सिंधिया जी ने अपनी कुर्बानी और हुब्बुल वतनी से मुल्क की सियासत को नई समत दी। कौम और नज़रिया के तई उनकी लगन काबिल सताइश थी। इमरजेंसी के वक्त जमहूरियत की बका के लिए उन्होंने जालिम हुकूमत के मजालिम का सामना किया। उनके नज़रियात और उसूलों की अनोखी तस्वीर को सलाम। मरकजी वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने भी राजमाता विजय राजे सिंधिया के यौम पैदाइश पर उन्हें सलाम पेश किया और कहा कि उन्होंने शाहाना ज़िंदगी तर्क करके पूरी ज़िंदगी अवामी खिदमत के लिए वक्फ कर दी। इसार कुर्बानी की उनकी ये ज़िंदगी हम सब के लिए सबक आमूज़ है। और भारत और चीन के दरमियान आज LAC पर कशीदगी कम करने के लिए 7वें दौर की कोर कमांडर सतह की बातचीत होगी। शुमाली लद्दाख के चुशुल सरहद पर होने वाली इस मीटिंग में दोनों ममालिक की अफवाज LAC पर डिसएंगेजमेंट के सिलसिले में जारी बातचीत पर तबादला ख्याल करेंगे।
और आगे बढ़ते हैं। भारत चीन में के दरमियान होने वाली आज की इस मीटिंग के सिलसिले में हम मज़ीद जानकारी के लिए अपने नुमाइंदे सुधीर यादव से जुड़ते हैं। सुधीर, ये बताएं कि आज जो बातचीत होनी है और पहले जो बातचीत हो चुकी है, उन बातचीत का आज की बातचीत पे क्या असर होगा, और आज जो है जैसे डिसएंगेजमेंट वगैरह का मुद्दा है, और भी कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जो भारतीय कोर कमांडर की तरफ से उठाए जाएंगे और जिन पर बातचीत होने की उम्मीद है? देखिए, अब तक 6 दौरों की बातचीत हो चुकी है और जो दोनों भारत की तरफ से जो अपना पक्ष रखा गया, साफ तौर पर ये जो चाइनीज पीएलए है उसको ये कन्वे किया गया है कि जो अप्रैल से पहले की जो स्टेटस को की स्थिति है उस पर जो चीनी सेना है वो वापस जाए। इस दौरान जो दोनों विदेश मंत्री हैं, दोनों जो विदेश मंत्रालय के बीच में जो आम सहमति बनी है और जो 5 सूत्रीय एजेंडा निकल कर आया है, जिसमें ये कहा गया था कि जो दोनों सेनाएं हैं वो एलएसी में इस दौरान कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न ना करे जिससे दोनों सेनाओं के बीच में जो तनाव पैदा हो और कोई भी एलएसी पर स्टेटस को चेंज करने की कोशिश ना करे। तो अभी हाल ही में हम देख रहे हैं कि जो पिछले दौर की 6ठे दौर की बातचीत है उसके बाद से ऐसी कोई स्थिति नहीं है। माहौल अभी वहां यूं कहें कि कुछ हद तक शांत है। तो इस दौरान बदली हुई परिस्थितियों में जाहिर तौर पर जो बदला हुआ माहौल है उसमें बेहतर बातचीत होने की संभावना है। और भारतीय पक्ष जिस तरीके से लगातार अपनी बात लगातार रखता रहा है कि जो अक्रॉस द एलएसी जो चाइनीज जो लगातार कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की, हालांकि भारतीय सेना ने रोक रखा है, वो वापस अपनी स्थिति में पहले अप्रैल से पहले की स्थिति में वापस जाएं। और अब खास तौर पर जब वहां सर्दियां जो कड़ाके की सर्दियां हैं वो बहुत जल्द शुरू हो जाएंगी, तो ऐसे दौर में दोनों सेनाओं के लिए बेहतर स्थिति ये होगी कि जल्दी से जल्दी जो डिसएंगेजमेंट की स्थिति है, डिसएंगेजमेंट को लेकर जो एक स्थिति है कि किस तरीके से दोनों सेनाएं आगे पीछे हटे, उसको लेकर एक सहमति बनाकर आगे बढ़ेंगे। तो आज की जो 7वें दौर की बातचीत है वो इस मायने में ज्यादा खास है कि अब सर्दियां बढ़ने के दौर में दोनों सेनाओं को लेकर डिसएंगेजमेंट की जो स्थिति है उस पर गंभीरता से लेकर आगे बढ़ना होगा। जी सुधीर, जैसा कि आपने अभी जिक्र भी किया है कि मॉस्को में जो दोनों विदेश मंत्रियों की बातचीत हुई थी उसका काफ़ी असर इस पे दिखाई देता है। आज की बातचीत के अगर हम हवाले से कहें तो आज की बातचीत में भी इसका असर जाहिर है नज़र आएगा, क्योंकि स्थिति शांत बनी हुई है, माहौल शांत बना हुआ, जैसा कि आपने भी अभी जिक्र किया है। मैं ये जानना चाह रहा था कि और कौन सी ऐसी बातें होंगी जिसके ऊपर चर्चा हो सकती है? देखिए, खास तौर पर एलएसी पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को लेकर एक ओवरऑल डिस्कशन हमेशा से रहा है कि आखिर, लेकिन जिस तरीके से चाइनीज पीएलए का जो बिहेवियर पिछले अप्रैल के बाद से अगर हम कहें वो रहा है कि लगातार एग्रेसिव बिहेवियर चाइनीज पीएलए की तरफ से रहा है और वो लगातार स्टेटस को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। सीमा पर जो एलएसी पर जो यथास्थिति है उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। भारत लगातार कन्वे करता रहा है कि देखिए ये स्थिति ठीक नहीं है। और आज की बातचीत में क्योंकि अक्रॉस द एलएसी कई ऐसे इलाके हैं, पेंगोंग को छोड़कर स्पैंगूर और जो इलाके, उसमें जो कोशिशें की जा रही हैं चाइनीज पीएलए की तरफ से, भारतीय सेना उसका बिल्कुल मजबूती से जवाब भी दे रही है। लेकिन जो कोर कमांडर स्तर की बातचीत है उसमें ये चीजें सामने रखी जाएंगी और ये कहा जाएगा कि देखिए जो कोशिशें की जा रही हैं उसको रोकना चाहिए। हालांकि अब की अगर आज की बातचीत करें तो कुछ समय से जब से जो दोनों विदेश मंत्री हैं उसके बीच से जो सहमति बनी है उसके बाद से स्थिति शांत नजर आ रही है। तो भारतीय पक्ष है उसकी कोशिश ये रहेगी कि जो डिसएंगेजमेंट को लेकर जो स्लो प्रोसेस है वो किस तरीके उसको तेजी से आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि सर्दियां पास में आ रही हैं। और खास बात एक ये भी रहेगी जो पहले से लगातार रहा है कि जो बातचीत में चीजें निकलकर सामने आती हैं ऑन ग्राउंड उसको इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उसका जल्द से जल्द हो जाए। तो ये जो चीजें हैं ये भारतीय पक्ष का कंसर्न इस मीटिंग में रहेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सुधीर, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे नुमाइंदे सुधीर यादव जो हमें बता रहे थे कि आज साजगार माहौल में भारत और चाइना के बीच जो है बातचीत होगी और उम्मीद करते हैं हम कि इसके बेहतर नताइज निकल कर सामने आएंगे। हम आगे बढ़ते हैं। फिलहाल बुलेटिन में सरहद के बुनियादी ढांचे को मज़ीद मजबूत करने के लिए मरकज़ी हुकूमत मुसलसल सरगर्म है। इस सिलसिले में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज सरहदी सड़कों के लिए काम करने वाली तंजीम के ज़रिए तामीर किए गए 7 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों के 44 पुलों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए कौम के नाम इनको पुलों को वक्फ करेंगे। इन 44 पुलों में जम्मू कश्मीर में 10, लद्दाख में 8, हिमाचल प्रदेश में 2, पंजाब में 4, उत्तराखंड में 8, अरुणाचल में 8 और सिक्किम में 4 पुल शामिल हैं। इसके साथ ही वज़ीर दिफा तवांग की तरफ जाने वाली सड़क ने चीफो सुरंग का भी संग बुनियाद रखेंगे।
और जीएसटी काउंसिल की आज 43वीं मीटिंग होगी, जिसमें खसारे को कम करने के लिए बातचीत की जाएगी। इस मीटिंग में एक वजारती सतह की कमेटी तश्कील करके गैर बीजेपी वाली रियासतों के मशवरे पर भी गौर किया जा सकता है। मरकजी वजीर ख़जाना निर्मला सीतारमण की सदारत में रियासतों के वज़राए ख़जाना की कौंसिल मुसलसल तीसरी मरतबा जीएसटी महसूलात में कमी की तलाफ़ी से मुताल्लिक़ बातचीत करने वाली है। गैर बीजेपी वाली रियासतों में कुछ रियासतें ये मशवरा दे रही है कि इस मामले में आम इत्तफ़ाक़ राय के लिए वजारती सतह की कमेटी को तश्कील दिया जाना चाहिए। गुज़िश्ता हफ्ते मुनक़िदा आखिरी मीटिंग में ये फ़ैसला किया गया था कि कार, तंबाकू वगैरह को जैसी मसनूआत पर जून 2020 के बाद भी इजाफी टैक्स लगाया जाएगा। हालांकि मीटिंग में तलाफ़ी के मामले पर इत्तफ़ाक़ नहीं हो पाया था। और जीएसटी काउंसिल की आज होने वाली इस मीटिंग के लिए मज़ीद जानकारी के लिए हम बात करते हैं हमारे नुमाइंदे अजय मिश्र से। अजय, ये बताएं कि आज जो मीटिंग होने वाली है जीएसटी काउंसिल की, इसमें राज्यों की जो रियासतों की जो मांग है इस मीटिंग में कितना अहम होगा वो, क्योंकि राज्यों की मांग ये है कि उनका जो नुकसान हुआ है उसकी तलाफ़ी की जाए। हालांकि सरकार ने जो है पहले भी 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है, उसके अलावा भी कुछ राज्यों की मांग है कि उनको जो है इजाफी पैकेज या उनकी जो मांग है, जो नुकसान हुआ है लॉकडाउन की वजह से, उसको भरा जाए, उसकी पूर्ति की जाए। तो ये जो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया था जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो आत्मनिर्भर भारत के तहत दिया गया था, जो कि कोविड-19 की वजह से जो दिक्कतें आ रही थी पूरे देश में, उसके लिए ये पैकेज लागू किया गया। वो पैकेज बिल्कुल अलग है। और जीएसटी की अगर हम बात करें तो इस कोविड-19 की वजह से जो जीएसटी का राजस्व है या फिर कहें जो कॉम्पनसेशन सेस आता है उसमें बहुत ही कमी आई। और यही वजह है कि राज्यों को कुल मिलाकर के 1,10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ये सभी 30 राज्यों के कलेक्टिव लॉस की मैं बात कर रहा हूँ। अब उसमें अगर इन लॉस को उसकी क्षतिपूर्ति करनी है तो कानून में इस चीज का कोई भी प्रावधान इसलिए नहीं था क्योंकि किसी ने भी इस तरह के माहौल की कल्पना नहीं की थी कि ऐसा कोई पेंडेमिक हो सकता है पूरी दुनिया में जिसका असर इतना बड़ा होगा। तो ये एक असाधारण स्थिति है। इसके बाद जब लगातार बातचीत हुई तो सरकार ने कहा कि ठीक है, आप लोग जाकर के आरबीआई से उधार ले लीजिए और उसमें आपको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों ही उसमें से एक पैसा भी आपको अपनी तरफ से देना नहीं पड़ेगा जी। लेकिन जो कुछ राज्य अड़े हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब केंद्र सरकार जाकर के उधार दे और हमको कॉम्पनसेट करे। ये कह रहे हैं कि कानून में नहीं लिखा हुआ है कि राज्य सरकारें जाकर के उधार लें, तो कानून में तो ये भी नहीं लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार उधार लेगी जी। अब ये मामला इसी चीज पर फंसा हुआ है। 21 राज्य इस बात पर सहमत हो चुके हैं। 30 राज्यों में से 31 राज्यों में से 21 राज्य इस बात पर सहमत हैं कि हम आरबीआई से उधार लेंगे। 10 राज्य ये कह रहे हैं कि हम उधार नहीं लेंगे, केंद्र को उधार लेना चाहिए। इसी पर सहमति बनाने के लिए बातचीत आज होनी है और राज्यों को ये कोशिश की जा रही है समझाने की कि आपको अपने खजाने से एक पैसा भी खर्च नहीं करना है। केवल ये एक ऐसी मुश्किल की स्थिति है जिसमें सभी लोग ये आम राय बना रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर मान लीजिए 10 राज्य नहीं मानते हैं, तो 21 राज्य जो लोग मान चुके हैं, क्या उनको उनके हक से आप महरूम रखेंगे? ये थोड़ा सा एक सोचने वाली बात है। तो अजय, ये मैं जानना चाहता हूं कि आज की जो मीटिंग हो रही है, इस मीटिंग में 43वीं जो बैठक हो रही है, इस बैठक में क्या नतीजे निकल कर आएंगे? क्या उम्मीद है, किन चीज़ों पे और चर्चा हो सकती है? सिर्फ कॉम्पनसेशन सेस का ही मुद्दा है। पिछली मीटिंग में ये कहा गया था कि जो अभी इस साल का 20,000 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ है उसको हम तुरंत रिलीज कर रहे हैं। बाकी कुछ राज्यों को जो और भी नुकसान था उसका कुछ 24,000 करोड़ रुपया वो 2 हफ्तों में रिलीज किया जाना है। तो केंद्र सरकार ने बहुत ही इंटेंट स्पष्ट कर दिया है कि एक भी पैसा राज्यों का बकाया नहीं रखा जाएगा। लेकिन आज की जो मीटिंग है वो सिर्फ इसी मुद्दे पर होगी कि जो 10 राज्य मान नहीं रहे हैं उनके लिए क्या रास्ता निकाला जाए। क्या वोटिंग कराई जाए या फिर किसी एक नई समिति का गठन किया जाए जो कि इस बात पर फिर से बातचीत करे? तो उसके लिए सभी को इंतजार करना पड़ेगा। शाम को ये मीटिंग करीब 5 बजे शुरू होगी और 7 बजे के बाद इसके कुछ नतीजे आने की संभावना है। राज्यों को कहा गया था कि बोरो लें, कर्ज लेकर जो है वो कर्ज ले लें, तो क्या अगर ऐसी स्थिति बनती है तो क्या इसका जो है महंगाई पर असर पड़ सकता है? राज्यों में, रियासतों में कुछ महंगाई पर असर पड़ेगा?
इसका असर महंगाई पर इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि ये जो नुकसान है वो कॉम्पनसेशन सेस से पूरा किया जाना है, और वो सेस 2022 के बाद जो इकट्ठा होगा उस पर उसको उससे जो पैसा मिलेगा उसको उसकी भरपाई की जाएगी। तो महंगाई पर इसका कोई असर होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा है, ये तो उधार लिया जा रहा है, और उधार का जो इंटरेस्ट है वो भी 2022 के बाद जो सेस इकट्ठा होगा उससे पूरा किया जाएगा। तो इसका महंगाई का कोई संबंध स्पष्ट तौर पर दिखाई नहीं देता है, क्योंकि इसमें कोई नया टैक्स लगने वाली जैसी कोई भी बात है नहीं। जी अजय मिश्रा, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप नज़र बनाए रखें क्योंकि 5 बजे मीटिंग होनी है और 7 बजे तक उम्मीद है कि कुछ नताइज सामने निकल कर आएंगे। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और बिहार इंतखाबात की सरगर्मियां तेज़ हो चुकी हैं। इस सिलसिले में हम आपको दिखाते हैं कि बिहार में एनडीए की पहली इंतखाबी रैली मुनक़िद की गई। इस रैली में एनडीए इत्तेहादी पार्टियों की मौजूदगी में बीजेपी सदर ने आरजेडी और कांग्रेस को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि वो दौर गुजर चुका है जब ज़ात पात और मज़हब के नाम पर सियासत होती थी। अब सिर्फ अवामी मफाद को फ़रोग़ दिया जाता है और वज़ीर आज़म मोदी की क़यादत में बग़ैर किसी रुकावट के मुस्तकिल तरक्की, बिना किसी भेदभाव के मुकम्मल तौर पर शफ़ाफ़ तरीक़े से मुल्क के महरूम लोगों तक पहुँच रही है। उन्होंने बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की क़यादत में एतमाद का इआदा किया और कहा कि एनडीए हुकूमत रियासत की तरक्की के लिए पुरअज़्म रहेगी और इंतखाबात में एक बार फिर अवाम का एतमाद हासिल करेगी। बीजेपी की तीसरी फहरिस्त में 46 उम्मीदवारों का नाम है। बिहार इंतखाबात के लिए ये फहरिस्त जारी की गई थी। इससे पहले बीजेपी ने पहले मरहले के लिए 29 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की थी। अब तक बीजेपी ने मजमूई तौर पर 75 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। बीजेपी के कोटे में कुल 121 सीटें हैं, जिनमें मुकेश सहनी की क़यादत वाली वीआईपी पार्टी को 11 सीटें दी गई हैं। जेडीयू ने अपने तमाम 115 उम्मीदवार के नामों का ऐलान कर दिया है, जबकि आरजेडी ने अभी अपने उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान देना शुरू किया है। वहीं कांग्रेस ने 6 अराकीन पर मुश्तमिल एक कमेटी का भी ऐलान किया है। रणदीप सुरजेवाला की क़यादत में यह कमेटी इंतखाबात में काम करेगी। उधर बीजेपी ने बिहार असम्बली इंतखाबात के लिए अपने 30 स्टार कैंपेनर की फहरिस्त भी जारी कर दी है। बिहार असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए उम्मीदवारों के नाम वापस लेने का आज आखिरी दिन है। पहले मरहले के इंतखाबात में 71 असम्बली सीटों पर पोलिंग होनी है। वहीं दूसरे मरहले में 94 असम्बली सीटों और तीसरे मरहले में 78 असम्बली सीटों पर पोलिंग होगी। पहले मरहले के लिए पोलिंग 28 अक्टूबर को होगी, जबकि दूसरे मरहले के लिए 3 नवंबर को और तीसरे मरहले के लिए 7 नवंबर को पोलिंग होगी। वोटों की गिनती 10 नवंबर को होगी। उत्तर प्रदेश के हाथरस मामले में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के सामने वजारत दाखिला के अपर चीफ सेक्रेटरी, पुलिस डायरेक्टर जनरल, अपर डीजीपी कानून नज़्म और हाथरस के डीएम और पुलिस सुपरिंटेंडेंट पेश होंगे। अदालत ने मामले की जांच की सूरत हाल से मुतालिक रिपोर्ट पेश करने के लिए अफसरान को तलब किया है। दूसरी तरफ मुतासरा कुंबा आज सख्त सिक्योरिटी के दरमियान लखनऊ बेंच के सामने पेश होगा। अदालत मुतासरा कुंबे का बयान दर्ज करेगी। हाईकोर्ट ने हाथरस ज़िला इंतज़ामिया को हुक्म दिया था कि वह आज लड़की के लवाहिकीन की पेशी को यकीनी बनाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने हाथरस थाने का अज़ खुद नोटिस लेते हुए इस मामले में आला अफसरान को इसी माह में तलब किया था। काबिल ज़िक्र है कि कल सीबीआई ने इस मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है। मुल्क में जांच और निगरानी व इलाज की सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखने के सबब कोरोना मुतासरीन की सेहतयाबी की शरह में इजाफा हो रहा है। अब कोविड-19 से सेहतयाब होने की शरह 86.17% हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 89,154 मरीज़ सेहतयाब हुए हैं। वज़ारत सेहत ने कहा है कि मुल्क में अब तक 60,77,976 मरीज़ कोविड से सेहतयाब हो चुके हैं। मरने वालों की शरह 1.54% दर्ज की गई है। मुल्क में फ़िलहाल 8,67,496 एक्टिव मामले हैं। तो कोरोना के खिलाफ सेहतयाबी की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मुल्क में फ़िलहाल 8,67,496 एक्टिव मामले हैं। कोविड-19 से सेहतयाब होने वालों की शरह में मुसलसल भारत में इजाफा देखा जा रहा है। और हम अब दुनिया भर की बात करें तो दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है, जिसमें कोरोना से 3,77,32,000 से ज़्यादा लोग मुतासिर हैं। वहीं 10,81,000 से ज़्यादा लोगों की इस वबा से मौत हो चुकी है।
दुनिया में कोरोना से सबसे ज़्यादा मुतासिर ममालिक में अमेरिका सर-ए-फ़हरिस्त है, जहाँ एक मरतबा फिर कोरोना की रफ्तार तेज़ हो गई है। वहीं 2,19,000 से ज़्यादा लोगों की इस वबा से मौत हो गई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें कोविड-19 नहीं है और वो वायरस के फैलाव से ख़तरा लाहिक नहीं है। ट्रंप ने कहा कि वो बड़ी रैलियों में वापसी के साथ पीर के रोज़ मुहिम्मात में शामिल होने की तैयारियां कर रहे हैं और इंतखाबी तशहीर के लिए फ्लोरिडा जा रहे हैं। लीबिया में अगवा किए गए 7 भारतीयों को रिहा कर दिया गया है। ट्यूनिस में भारत के सफ़ीर पुनीत राय कंडाल ने इनकी रिहाई की जानकारी दी। इन 7 भारतीय, जिनका ताल्लुक आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात और उत्तर प्रदेश से है, इनको 14 सितंबर को लीबिया के इशुरायूफ से अगवा किया गया था। लीबिया में भारत का सिफारत खाना नहीं है। हमसाया मुल्क ट्यूनिस में हिंदुस्तान का सिफारत खाना लीबिया में हिंदुस्तानी शहरियों के मामलात की देखभाल करता है। लीबिया की हुकूमत और वहाँ मौजूद बैनुल-अक़वामी तंजीमों से रब्ता करके हिंदुस्तानी शहरियों को आज़ाद कराने की मदद मांगी गई थी। अहम बात यह है कि ट्यूनिस में मौजूद भारतीय मिशन ने मुग़वी हिंदुस्तानियों की रिहाई में अहम किरदार अदा किया है। और खेल की खबरों में स्पेन के राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन टेनिस का 13वां खिताब अपने नाम कर लिया है। साथ ही रॉजर फेडरर के 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है। उन्होंने दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को 6-0, 6-2 और 7-5 से हरा दिया। इस शिकस्त से 18वें ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने की जोकोविच की उम्मीदें ख़त्म हो गईं और वो 1969 में रॉड लीवर के बाद 4 बड़े मुकाबले जीतने वाले खिलाड़ी बनने से रह गए। ख्वातीन सिंगल्स में पोलैंड की ईगा स्विआतेक नई फ्रेंच ओपन चैंपियन बन गई हैं। उन्होंने फाइनल में अमेरिका के सोफिया कैनन को 6-4 और 6-1 से हराया। 19 साला स्विआतेक आलमी रैंकिंग में 17वें मकाम पर हैं। पब्लिक न्यूज़ सर्विस ब्रॉडकास्टर ऑफ इंडिया डीडी न्यूज़ भारत और दुनिया भर से न सिर्फ आपके लिए खबरें लाने के लिए वक्फ है, बल्कि समाजी तब्दीली के बारे में आगाह करने, तालीम याफ्ता बनाने और तहरीक देने के लिए भी कोशा है। और आलमी वबा के इस मुश्किल दौर में ये मुहिम और भी अहम हो जाती है। हमने इस काम को पूरी जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ाने का इरादा किया है। आप तक कोरोना से मुतालिक सही खबरें पहुंचाने के लिए हम डॉक्टरों, साइंसदानों और इंतज़ामिया के साथ बातचीत भी करते रहे हैं। मकसद सिर्फ इतना है कि कोरोना को हम सब साथ मिलकर हराएं। मास्क अप इंडिया मुहिम पूरे महीने डीडी न्यूज़ और उसके सोशल मीडिया पर जारी रहेगी। कोरोना को हराना है, मास्क ज़रूर लगाना है। चलो मास्क अप इंडिया मुहिम को कामयाब बनाएं और मास्क ज़रूर लगाएं। तो आप भी अपना ख्याल रखें, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। मास्क पहनने के अपने अनुभव, अपने विचार हमारे साथ फेसबुक और ट्विटर पर। मास्क अप इंडिया डीडी न्यूज़ के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। तो डीडी न्यूज़ की इस खास मुहिम का मकसद ही है आपको महफूज रखना, आपको सुरक्षित रखना। तो आप भी मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते रहें। अपने आप को महफूज रखें और अपने घर वालों को भी महफूज रखें। फ़िलहाल उर्दू खबरनामे में इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।